Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss chapter 6 of class 11, price elasticity of demand. Let's get started. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। लास्ट चैप्टर 5th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि जब प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो जो डिमांड है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, अपोजिट जाती है, राइट। अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, या आप उसको बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब बात ये है कि डिमांड में कितना चेंज आता है, प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से डिमांड में कितने % चेंज आ रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स हाउ सेंसिटिव इज क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइजेज। Now is the concept of the elasticity of demand. Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity changes in response to a change in any of its quantitative determinants. कि जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स की वजह से। कौन से डिटर्मिनेंट्स थे, ऑन प्राइस ऑफ द गुड्स, राइट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ों, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन, ये जो सारी चीज़ें, जो सारे फंक्शंस थे डिटर्मिनेंट से, अगर इनके चेंजेस होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि कितने % चेंजेस जो है क्वांटिटी डिमांडेड में आए हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द ऑन प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब हमने एक रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी प्रोडक्ट का या किसी कमोडिटी का प्राइस जो इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो कम होती है। कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर महंगी होती है तो लोग उसको कम बाय करते हैं। इस रिलेशन को जो एक्सप्रेस करता है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। अब लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट है कि इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी डिक्रीज होती है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। इनके बीच, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, और इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अब हमें लॉ ऑफ डिमांड में ये तो बता दिया गया है कि जो प्राइस में चेंजेस होता है, ठीक है, उसकी वजह से डिमांड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, बट कितने % चेंज होता है ये हमें नहीं बताया जाता। ये हमें किस में बताया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ये क्या बताते हैं कि कितने % जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आए हैं ड्यू टू द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये 3 डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ये क्वांटिटेटिव में आते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव में मीन्स जो चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है, इनकम भी काउंट हो सकती है। एंड जब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस होता है वो भी काउंटेबल है। तो ये सारी चीज़ें कौन सी, किस कंसेप्ट में आती हैं, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट में। ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स है, अगर इनमें चेंजेस आते हैं इट मीन्स हमारी जो डिमांड है वो भी चेंज होगी, तो उसमें भी उतने % चेंज आएगा। अब ये जो 3 फैक्टर हैं क्वांटिटेटिव को डिस्क्राइब करते हैं, प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। इन्हीं के बेस के ऊपर जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके टाइप्स को डिस्क्राइब किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बुक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when changes in quantity demanded is measured with respect to change in on price of the commodity। means जब प्राइस में चेंजेस आता है, कमोडिटी के ऑन प्राइस में चेंजेस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द बायर। अगर किसी बायर की या कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आ जाता है, ठीक है, तो उसके बेस पे जितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे,
income elasticity of demand. Now, third is cross elasticity of demand. When changes in quantity demanded of one commodity is measured with respect to change in price of the other commodity. Other commodity means अदर कमोडिटीज या अदर रिलेटेड गुड्स जो हमारी हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर उनके प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं, राइट, तो उनकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितने परसेंट चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब मीनिंग तो क्लियर हो गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडिंग ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कि कितने परसेंटेज जो है अगर प्राइसेस में चेंज आता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट का चेंज आएगा, कितना परसेंट डिमांड में फॉल होता है ड्यू टू परसेंटेज राइज इन द प्राइस और परसेंटेज राइज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन द प्राइस. कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंटेज डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होता है. Now the next topic is measurement of price elasticity of demand. Means there are two methods of measuring price elasticity of demand. First one is the total expenditure method and second one is the percentage change method. तो पहले हम करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को ही हम टोटल आउटले मेथड बोलते हैं. इस मेथड को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था प्रोफेसर मार्शल ने. According to this method, one find out how much and in what direction total expenditure changes as a result of change in its own price of the commodity. इसमें हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कितना हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हुए हैं कि डिक्रीज हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, कितना उसके ऊपर चेंजेस आते हैं, ठीक है. अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पेन है उसकी कॉस्ट मान लो 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप मार्केट में से 10 पेन बाय करते हो, तो अब आपका देखो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है. मीन्स आपने 100 रुपीज़ जो है पेन को बाय करने में स्पेंड किए हैं, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 100 है. अब हमने इसमें देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितने परसेंट जो है चेंजेस आते हैं एक्सपेंडिचर में. अगर तो पेन का प्राइस जो 10 से 15 का हो जाता है, ठीक है, तो आप कितना एक्सपेंडिचर करोगे. अगर वही पेन का जो प्राइस है वो 10 से 8 हो जाता है तो आप कितना एक्सपेंडिचर उस पेन के ऊपर खर्च करोगे. तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारी जो कमोडिटी के ऊपर हमने किया है वो बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज वो कंपेयर करके देखते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हमारा लगा है, कितना एक्सपेंडिचर होता है. कि पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, ठीक है, अगर प्राइस हमारा सेम था, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ठीक है. तो एक्सपेंडिचर कितना था ये हमें किससे पता चलता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से. इसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं. इसमें हम रिलेशनशिप को देखते हैं कि जब प्राइस जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंसेस है जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसका क्या रिलेशन होता है प्राइसेस के साथ. अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बट जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम जा रहा है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, वो यूनिटरी होगी, राइट. मीन्स ED इज इक्वल टू 1 होगा. अगर इफ अ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेज अ राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, अगर प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है बट जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, ठीक है, या फिर अगर प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज हो रहा है. मींस इनके बीच जो है टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्राइजेस, कि इनके बीच जो है ओपोजिट डायरेक्शन है. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो, इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर इनके बीच में प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है तो जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन यूनिटरी. ओके, देन थर्ड कंडीशन इसमें क्या हो जाती है, इफ
अ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज अ फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर, कि अगर जो हमारा प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है तो साथ में ही हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज अ प्राइस, तो हमारी यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, लेस देन यूनिटरी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम 3 ऑब्जर्वेशंस करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कि अगर जो है प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है बट जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। इनके बीच जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है इनके बीच, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, ग्रेटर देन यूनिटरी। टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्राइस, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, लेस देन डिमांड, ठीक है, लेस देन यूनिटरी। अब हम आपकी बुक में जो टेबल है उसको एक्सप्लेन करते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस टाइम पे यूनिटरी होती है, किस टाइम पे ग्रेटर देन है और किस टाइम पे लेस देन होती है, ठीक है। देयर आर 3 सिचुएशन A, B, C, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग उनका प्राइस बताया गया है। पहले A सिचुएशन को देखते हैं। अगर प्राइस आपके पास 2 है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 है, मीन्स अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 2 रुपीज़ है तो उसकी डिमांड जो है 4 है, राइट। और अगर वो और उनका टोटल एक्सपेंडिचर हम उसको मल्टीप्लाई करके उनका टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ये प्राइस डिक्रीज होके 1 पे आ जाता है, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मीन्स कि अगर किसी चीज़ का प्राइस जो कम होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे सेम है, कांस्टेंट है, 8, राइट, ठीक है। अगर प्राइस हमारा 2 था तब भी हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, 8 था। अगर हमारा प्राइस जो डिक्रीज हो गया है 1 पे आ गया है तब भी हमारा एक्सपेंडिचर कितना, 8 है। मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी होगी, यूनिटरी इलास्टिक। इसको हम ED इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं, राइट। अब सिचुएशन B पे आ जाओ कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 रुपीज़ है, ठीक है, अगेन सेम प्राइस है, 2 है और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 है, राइट। और एक्सपेंडिचर टोटल कितना बन गया हमारा, 8। और अगर यही प्राइस डिक्रीज हो जाता है, 1 पे आ जाता है, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, 10 होगी, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया। इट मीन्स यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स कि अगर आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, इनके बीच अब कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। द एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी, ग्रेटर देन यूनिटरी। इसको हम ED ग्रेटर देन 1 से डिनोट करते हैं, राइट। नाउ कम टू द सिचुएशन C। प्राइस सेम है, प्राइस हमने वही सेम टेबल में लिया है 2 और 1 का, ठीक है। अगर प्राइस 2 है तो क्वांटिटी 3 है, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना बन गया, 6 बन गया। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, 1 पे आ गया है, तो क्वांटिटी कितनी हो गई है, 4, और टोटल एक्सपेंडिचर 4 बन गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितने हो गए, डिक्रीज हो रहा है। पहले टोटल एक्सपेंडिचर 6 था, अब टोटल एक्सपेंडिचर 4 हो गया। इट मीन्स जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन, राइट, एज अ प्राइस। तो यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, यहाँ पे लेस देन यूनिटरी होगी, और इसको हम ED लेस देन 1 से डिनोट करते हैं, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड डायग्रामेटिकली। अब डायग्रामेटिकली हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। Y एक्सिस शोन प्राइसेस एंड X एक्सिस शोन टोटल एक्सपेंडिचर। T इज टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है, ठीक है। अब सपोज कि जो
यहाँ पे आपके जो BC पार्ट है, ठीक है, जो BC लाइन कर्व है वो आपका TE पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इट्स शोन व्हेन प्राइस इज OM, अगर आपका जो प्राइस है O से M तक है, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका MC है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है MC है। इट मीन्स एज प्राइस राइजेज टू ON, अगर हमारा प्राइस जो है ON तक इंक्रीज करता है देन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन NB, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो N और B मीन्स ये कांस्टेंट रहता है। NB इज इक्वल टू MC मीन्स इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, मीन्स सेम एज बिफोर, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, इतना जो B और C पार्ट है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। NB राइट, NB इज इक्वल टू MC, ये दोनों हमारे क्या थे टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट है। नाउ सी द कर्व T और B, ठीक है, यहाँ पे जो T है और जो E है, कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन, इट शोज व्हेन प्राइस राइजेस, अगर प्राइस राइज हो गया O से N तक और O टू OR, ठीक है, टू ON टू OR, अगर हमारा प्राइस पहले ON था फिर प्राइस जो है इंक्रीज हो गया O से R तक, इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर जो क्या है हमारे फॉल हो रहे हैं फ्रॉम NB से कहाँ पे आ गया RA पर, ठीक है। NB था पहले हमारा एक्सपेंडिचर, अब वो डिक्रीज होके कितना हो गया RA, तो इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है, ठीक है, वो क्या मीन्स शो कर रहा है कि इनके बीच जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये क्या बनेगा ग्रेटर देन, ठीक है, इलास्टिसिटी इज अ ग्रेटर देन। तो A और जो B पॉइंट है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सेम ऐसे लास्ट वाले पे पॉइंट थर्ड आ जाओ, E और C, अब देखो जो E और C है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, लेस देन इलास्टिसिटी, लेस देन इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटरी। ये जो E और C पॉइंट है इट शोज द क्या शो करेगा ED इज लेस देन यूनिटरी, राइट। जो E एंड C पार्ट है, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है हमारा लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी कैसे, देखो जो T और E है, T और E जो है दोनों ही सिचुएशन किसके में प्रेजेंट कर रही हैं, कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इट मीन्स अगर आपका प्राइस जो है O से M था, ठीक है, फॉल हो रहा है OM से OP आ गया, ठीक है, पहले हमारा प्राइस था OM, ठीक है, उससे हमारे जो प्राइस अगर हम डिक्रीज कर देते हैं P पे आ जाते हैं, ठीक है, तो जो OM टू OP पे आ गया, इट मीन्स टोटल जो एक्सपेंडिचर है हमारे MC टू PD, ठीक है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है पहले MC तक था, अब वो डिक्रीज होके क्या हो गया P से D तक आ गया है, तो जो P से D तक आया है तो इनके बीच में जो E और C जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी वो क्या होगी, लेस देन यूनिटरी होगी है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ही सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों ही डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी लेस देन यूनिटरी डिमांड हो जाएगी हमारी।